नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं अनअकैडमी। मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने कहा है पाकिस्तान को कि भूलना मत, ये जो कराची का रास्ता पहुंचता है वो सर क्रीक से पहुंचता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर में हम जान करके लेंगे कि एग्जैक्टली अभी क्या हो रहा है सर क्रीक के अंदर में, भारत और पाकिस्तान के बीच में सर क्रीक का क्या एग्जैक्टली ये सारा का सारा इशू है, क्या था 1914 का एक एग्रीमेंट, क्या था 1925 का एक एग्रीमेंट, क्या है इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस और क्या इसका सॉल्यूशन लाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सर क्रीक के सारे मुद्दे को लेकर के। तो क्या है ये? तो बेसिकली इसको कहा जाता है एक टाइडल एस्चुरी। ओके, सर क्रीक मतलब अगर आप लोगों को दिखाऊं कि ये सर क्रीक जो है वो कहाँ पर आती है, तो आप अगर कच्छ वाला पार्ट यहाँ पर देखें तो ये हमारा कच्छ है और उधर से पाकिस्तान का सिंध वाला पार्ट जो है वो आता है। तो कच्छ और सिंध के बराबर बीच में से एक एस्चुरी का मतलब है एक ऐसा वाटर बॉडी जिसके अंदर से बेसिकली रिवर और ये हमारा जो सी है वो दोनों भी मिलता है। तो अब हो क्या रहा है कि ये वाला जो एरिया है इसके अंदर में पाकिस्तान जो है वो ग्रीन लाइन तक क्लेम करता है। वो कहता है कि नहीं, हमारी पूरी टेरिटरी जो है वो ये वाली है, जो आप लोग ग्रीन लाइन यहाँ पर देख रहे हो ना, ये वाली हमारी पूरी टेरिटरी है। लेकिन इंडिया कहता है तेरी पूरी टेरिटरी नहीं है, बीच में से है। थालवेक का जो प्रिंसिपल है, थालवेक प्रिंसिपल क्या है आगे हम लोग देखने वाले हैं, उसके हिसाब से तेरा बिल्कुल यहाँ पर कोई भी हक जो है वो नहीं बनता है। तो यही सारा का सारा मुद्दा है, सारा का सारा मामला है। लेकिन क्या है कि कभी किसी चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि इसकी जियोमॉर्फिकल फीचर्स क्या है, क्रीक जो है वो क्या होता है। तो क्रीक अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए, फिलहाल जो है वो देखिए, एक होता है रिवर, ठीक है, सबसे पहले जो होता है वो होता है रिवर। रिवर जो है वो एक बड़ा चीज़ होगा, इस तरीके से पूरा लार्ज नेचुरल फ्लो जो आपको दिखता है उसको हम लोग रिवर कहेंगे। उससे छोटी जो चीज़ होती है उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रीम। तो ये आप लोग स्ट्रीम देख रहे हो, और उससे भी छोटी जो होती है उसको हम लोग एक स्मॉल टू मीडियम साइज़ का एक जो स्ट्रीम होता है उसे हम लोग कहते हैं क्रीक। और यही है सर क्रीक का सारा पूरा का पूरा मामला। ओके, तो इसके अंदर में तो क्रीक किसे कहते हैं, ये कहाँ पर एरिया आ रहा है, तो हम लोगों ने इसको मैप पर जो है वो लोकेट कर दिया है। अच्छा, इसी एरिया को एक्चुअल में पहले ब्रिटिशर्स के आने के पहले बणगंगा कहा जाता था। लेकिन क्या है कि ब्रिटिशर्स की टेंडेंसी होती है कि इन लोग जो वो आते हैं और अपने खुद के नाम पर इन लोग करके चले जाते हैं। तो एक सर रिचर्ड, एक ब्रिटिश सर्वेयर हुआ करते थे जिनका नाम था सर रिचर्ड बर्टन। तो ये सर रिचर्ड बर्टन जो है, इन्होंने क्या किया, इसका नाम जो है वो सर क्रीक करवा लिया। तो आई होप आप लोगों को जोग्राफिकल फिनोमिनन क्या है क्रीक की वो सब लोगों को समझ में आ गई होगी। तो एक 96 किलोमीटर्स स्क्वायर किलोमीटर्स का ये पूरा पूरा एरिया है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक लंबे समय से चलता हुआ इशू आ रहा है। ओके, लेकिन अब देखो, इसका नो डाउट स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है, नो डाउट इसका जो है वो नेशनल इंपॉर्टेंस है। बट आजकल क्यों दोनों इंडिया और पाकिस्तान खास करके इस मुद्दे पर ज़्यादा झगड़ रहे हैं, उसके पीछे रीज़न है इकोनॉमिक रीज़न। मैं आपको बता दूं, यही जो एरिया है इसके अंदर में रिच फिशिंग ग्राउंड्स है। मतलब आप लोग देखिए, ये वाले एरिया के अंदर में बहुत ज़्यादा फिशिंग होती है, खास करके गुजरात और सिंध के जो एरिया है, यहाँ पर हाई वैल्यू कैच जैसे प्रॉन है, पॉम्फ्रेट्स है, टूना है, ये सब आप लोगों को जो मिलता है और हंड्रेड्स ऑफ फिशरमैन की यहाँ पर लाइवलीहुड जो वो सिक्योर होती है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है कि अब यहाँ पर ऑयल एंड गैस का एक्सप्लोरेशन हो रहे हैं। यहाँ पर पॉसिबल है कि यहाँ पर ऑयल एंड गैस भरपूर अमाउंट में हमको मिल सकता है। अच्छा, इसी के साथ साथ यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, यूएन क्लॉज के तहत में अगर हम देखें तो लगभग अगर नहीं बोले तो भी यहाँ पर अच्छा खासा इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन हमको मिलने वाला है। थोड़ी सी बॉर्डर आपकी यहाँ से वहाँ शिफ्ट हुई और आप लोगों को हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर का EEZ भी मिल सकता है। तो दोनों इस मुद्दे को लेकर के अड़े हुए हैं। अगला मुद्दा है कि यहीं से रीजनल कनेक्टिविटी भी होती, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कांडला है एक, और दूसरा जो है वो मुंद्रा पोर्ट है। ये दोनों पोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों पोर्ट का सिग्निफिकेंस है ऑन स्ट्रैटेजिक एंड कॉस्ट सेविंग पर्पस से भी ये वाला जो है वो एरिया काफ़ी महत्वपूर्ण बन गया है। और इसीलिए आजकल खास करके तानी जो है वो इसको लेकर के ज़रूर जो है वो चल रही है। ओके, तो अब जो है वो हम लोग बेसिकली चलते हैं हमारे नए ऑफर के तरफ में। तो गाइस, केवल और केवल 20,000 के अंदर में दिवाली के लिए हम लोग लेकर के आए हैं आपके लिए एक शानदार ऑफर। कोड यूज़ कीजिए अरविंदा, और लगभग आप सोचिए उन 20,000 के अंदर में क्या ही मिलेगा। लेकिन अनअकैडमी दे रही है आपको पूरा सब्सक्रिप्शन जिसमें कंप्लीट GS CSAT
टेस्ट सीरीज, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन, ये सब कुछ जो है वो इंक्लूडेड होंगे। ओके, बाकी अगर आप लोग चाहो तो अभी अनअकैडमी का एक एआई एजेंट भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, ऊना, जो कि आप लोगों की प्रिपरेशन के अंदर में हेल्प करेगा। तो अब इसमें ना दो आप लोगों को एग्रीमेंट्स पता होने चाहिए। तो एक है 1914 का एग्रीमेंट, जिसको हम लोग बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन हम लोग जो है मेजरली कहते हैं। तो पहले क्या था ना कि ये पूरा जो कच्छ तक का जो रीजन है, ओके, और उधर में भी सिंध तक रीजन है, तो वो इसी तरीके से मतलब, तो कच्छ के राजा भी हुआ करते थे, सिंध के भी प्रोविंसेस वगैरह हुआ करती थी। तो अब ब्रिटिशर्स जो है वो सिंध प्रोविंस को कंट्रोल करते थे। तो उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने जब ये वाला मैप बनाया, तो मैप बनाते समय में सिंस ये वाटर बॉडी है ना, ठीक है, तो ये जो वाटर बॉडी है, ये वाटर बॉडी के इन लोग एकदम ईस्ट तक आ गए और इन्होंने कहा कि भाई ये एकदम पूरा जो कच्छ को लग करके जो बाउंड्री आती है, उस कच्छ को लग करके बाउंड्री तक जो बाउंड्री होने वाली है, ये 1914 का बॉम्बे का जो ग्रीन लाइन वाला पार्ट है वो ये वाली बात कहता है। ओके, तो पर्पस था कि भाई थोड़ा बहुत डेलिनेट कर देते हैं जुरिस्डिक्शन कि सिंध डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ तक होगा और कच्छ का जो रूलर है वो कहाँ तक करेगा। तो ये वाली बात जो है वो उन लोगों को एकदम सिंपल हो गई। तो एकदम सिंपल इन्होंने कहा भाई ईस्टर्न बैंक तक जो भी हमारा सर क्रीक का जो एरिया आ रहा है उसके ईस्टर्न बैंक तक आप लोगों की बाउंड्री जो है बनने वाली है। ओके, तो अभी पाकिस्तान की आर्ग्यूमेंट जो है ना कि ये ग्रीन लाइन हमारी है, तो पाकिस्तान जो ग्रीन लाइन की बात करता है ना कि यहाँ तक जो हमारा पूरा पूरा एरिया आना चाहिए, तो ये पूरा एरिया जो है वो यहाँ तक क्यों आना चाहिए, तो उसका यही कहना है कि देखो भाई यहाँ पर जो पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर कच्छ के प्रोविंस हो रहा है और यहाँ पर सिंध का प्रोविंस या सिंध का प्रोविंस है यहाँ पे ये है। तो ब्रिटिशर्स ने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बोल दिया कि भाई हमारा सिंध का जो बाउंड्री है, पुलिस स्टेशन जो है वो यहाँ तक आएगा 1914 में। ओके, तो ये एक बॉम्बे रेजोल्यूशन था। तो पाकिस्तान वही बात करता है, बोले ये ग्रीन लाइन हमारी है, देखो 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 1914 का एग्रीमेंट क्या कह रहा है। हम लोगों ने कहा भाई देखो 1914 का एग्रीमेंट क्या कहता है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए की हुई बात थी। लेकिन इसके बाद में 1925 में तो प्रॉपर मैप जो है वो सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाए हुए हैं और वो सर्वे ऑफ इंडिया बेसिकली इसको पूरी तरीके से मिड चैनल से डिवाइड करता है। थालवेक प्रिंसिपल जो है, तो थालवेक प्रिंसिपल क्या कहता है, एक इंटरनेशनल प्रिंसिपल है कि अगर कोई बॉडी नेविगेबल है तो उसको बराबर मिड चैनल से हम लोग डिवाइड करते हैं, ना कि उसकी कोई बाउंड्री हम लोग बनाते हैं। फॉर एग्जांपल गंगा नदी की बाउंड्री बिहार और यूपी स्टेट के बीच में जब आएगी तो वो बराबर बीच में से आएगी क्योंकि ये नेविगेबल है। ऐसे ही अगर हम लोग डेन्यूब रिवर की बात करें तो इसी तरीके से वो बीच में से डिवाइड होगी, ना कि किसी के बैंक से डिवाइड होगी। तो ये वाली बात हम लोग उनको समझा रहे हैं। और 1925 का जो सर्वे ऑफ इंडिया ने जो मैप प्रिपेयर किया है, हाइड्रोग्राफिक मैप, उसके अंदर में बाउंड्री जो मिड चैनल बनाई हुई है थालवेक प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए। अब जब थालवेक प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से मिड चैनल बनाया हुआ तो हम लोग वही उनको मुद्दा याद दिला रहे हैं और हम लोग रेड लाइन जो खींच रहे हैं बराबर बीच में से। तो इंडिया रेड लाइन को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान ग्रीन लाइन को सपोर्ट करता है, और हम लोगों ने कहा है कि भाई ऐसा ही होगा, तुम लोग प्लीज़ बीच बीच में आओ मत, नौटंकी करो नहीं। आप सबको जान करके ताज्जुब होगा कि इसको लेकर के हम लोग ऑलरेडी जो है वो लड़ चुके हैं। ओके, इसको लेकर के हम लोग ऑलरेडी लड़ चुके हैं 1965 में। ओके, हम लोग इस पे एक वॉर जो है वो लड़ चुके हैं और बैकग्राउंड में यही है। तो बेसिकली जो सिंध और कच्छ की जो अरेंजमेंट थी वो थोड़ी सी बाद में डिसकंटिन्यू हो गई। तो हम लोग 1965 में वॉर में लड़ चुके हैं, इंडो पाकिस्तान वॉर जो हुआ था रन ऑफ कच्छ का लेकर के। तो उस समय में ये जो वॉर हुआ था, फिर उसको बाद में शांत करवाया था। तो उस समय में इन लोग यहाँ पे आक्रांता जो है वो हमारे रन ऑफ कच्छ के एरिया के अंदर में आए हुए थे। ओके, फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल वगैरह के थ्रू रन ऑफ कच्छ की जब हम लोग लेकर के गए तो 90% जो है वो इंडिया को रन ऑफ कच्छ मिला और 10% जो है वो आज भी पाकिस्तान को मिला हुआ है। बट एनीवेज फिलहाल जो है वो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो नो डाउट इसके जियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, इसके जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है, एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस भी है। लेकिन आज यहाँ पर अगर स्टेक में है तो वो है फिशरमैन की लाइफ। क्योंकि हो क्या रहा है ना कि जब देखो तब हम लोग दोनों भी क्या करते हैं, दोनों कहते हैं कि भाई तुम हमारी बाउंड्री जो हो पार करके आए हुए हो, तो उन लोग फिशरमैन को उठा उठा करके जेल में डालते रहते हैं। ओके, और ऐसे ही अगर सिक्योरिटी डायमेंशन की बात करें तो स्मगलर्स हैं। इनफैक्ट जो 9/11 का अटैक था, क्योंकि अनमार्केटेड बाउंड्री है, ओके, तो इसके लिए फिर वहाँ से भी इशू आता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी हमारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बट एनीवेज ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स की बात करें, हम लोग बाकी सब प्रिंसिपल्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं हर तरफ में इंडिया की बाजू जो है वो स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। 1925 में इनफैक्ट जो मिड चैनल में कुछ ऐसे पिलर्स भी डाले हुए हैं जो ये वाली बात कहते हैं कि सर क्रीक एक्चुअल में मिड से डिवाइड होना चाहिए और इंडिया को आधा मिलेगा और पाकिस्तान को आधा मिलेगा। पाकिस्तान कभी कभी कहता है कि भाई ये तो नेविगेबल है ही नहीं,
लेकिन हम लोग कहते हैं कि हाई टाइड जब आती है तो पूरी तरीके से नेविगेबल है और ऐसा मार्शी लैंड जो वो नहीं है। ओके, पाकिस्तान उसे लैंड कहता है, हम उसे एक नेविगेबल एरिया कहते हैं। ये सारा का सारा इशू है सर क्रीक का, जो आई होप आप लोगों को मैंने सारा का सारा समझा दिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और येस, अनअकैडमी पे जो भी हमारे ऑफर्स चल रहे हैं उनका लाभ लीजिए। जय हिंद, जय भारत एंड हैप्पी दिवाली।